हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में। हम देखेंगे कि चैप्टर सैलरी के अंदर इसकी क्या टैक्सेबल ट्रीटमेंट है, क्या ये प्रोविज़न हमसे कहना चाहता है और हम इसमें कितना एग्जाम्पन या कितनी हमारी इसमें टैक्सेबल लिमिट लगती है। इस सभी चीज़ को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके में कि कैसे आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं अंडर द चैप्टर सैलरी। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। मतलब है एक एक्सपेंस। रेंट तो आप सभी को पता है, रेंट पेड या रिसीव्ड एक्सपेंस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है। फिलहाल हम इसे एक्सपेंस मान रहे हैं कि हम पेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट मतलब एक एक्सपेंस, एक नॉमिनल अकाउंट है। फ्री की बात करें मतलब बिल्कुल फ्री, मतलब कि जीरो वैल्यू, मतलब जिसके लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेंट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है रेंट जीरो, एक्सपेंस कितनी है, जीरो। अच्छा, रेंट किस चीज़ की होती है? तो रेंट हमेशा होगी किसी एसेट्स की, या हम बिल्कुल बेसिक बात करें तो किसी घर की, ठीक है। क्लियर है? एसेट्स भी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है अकोमोडेशन, तो घर भी हो सकता है। घर तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन हम किसी एसेट्स के लिए भी रेंट पे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंस है वो जीरो है उस एसेट्स के लिए। मतलब एम्प्लॉई जो है वो ₹0 रेंट पे कर रहा है किसी अकोमोडेशन के लिए। कैसे सर? तो बात कुछ ऐसी है, एम्प्लॉयर के पास मान लेते हैं एक एसेट्स है और हम बिल्कुल बेसिक मानते हैं कि एम्प्लॉयर के पास हाउस है, ठीक। ये हाउस एम्प्लॉयर का है। एम्प्लॉयर ने ये हाउस अपने एम्प्लॉई को दे रखा है रहने के लिए। इस हाउस को एम्प्लॉई यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस घर को यूज़ कर रहा है एम्प्लॉई, घर है एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर ऑनर है, तो एम्प्लॉयर जो चाहेगा वो रेंट चार्ज कर सकता है एम्प्लॉय से एज पर मार्केट रेट, जैसे भी चलेगा। लेकिन एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मेरे को तुमसे कोई रेंट नहीं चाहिए, तुम मेरे एम्प्लॉई हो, मेरे यहाँ काम करते हो, उतना ही काफ़ी है, मैं तुमसे ₹0 रेंट लूँगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैंने अपने एम्प्लॉई को एक अकोमोडेशन दिया जिसके लिए मैं उससे कोई रेंट चार्ज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप एक बात बिल्कुल याद रखिए, सेक्शन 15 यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को दिया गया कोई सा भी बेनिफिट हो, अगर उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकल सकती है तो उसको हम सैलरी का पार्ट मानेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को एक एसेट्स दे रखा है, उस एसेट की मॉनेटरी वैल्यू है, लेकिन हम उस पर कुछ चार्ज नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स ने कह रखा है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, हम उसको इनकम टैक्स में टैक्सेबल करेंगे। मतलब यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया घर रहने के लिए जो कि इसमें रेंट नहीं है, वो भी टैक्सेबल होगा इस एक्ट के अंदर, ठीक। अब हमको ये देखना है कि सर कितना टैक्सेबल होगा। तो पहले यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, एक बात अब यहाँ और ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉई जो है उसको घर मिल रहा है रहने के लिए, लेकिन घर कुछ ऐसा है, एक घर है हाउस 1। ये हाउस 1 के लिए जो लीगल ऑनर है वो है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये हाउस 1 के लिए ऑनर एम्प्लॉयर ही है। एक हाउस 2 भी है मेरे पास, हाउस 2, इसके लिए एम्प्लॉयर ऑनर नहीं है, ठीक है। ये हाउस जो है ये रेंटल है, और ये रेंटल किसने ले रखा है? तो ले रखा है एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने खुद एक घर रेंट पे ले रखा है, क्लियर था। अब हो क्या रहा है कि हाउस 1 जिसके लिए ऑनर एम्प्लॉयर खुद है, ये ऑनर है, याद रखिएगा, एम्प्लॉयर ऑनर है, जबकि दूसरे वाले घर के लिए ऑनर एम्प्लॉयर नहीं है, वो रेंटल पे रह रहा है खुद। तो पहला घर है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दे दिया कि तुम इसमें रहो, ठीक है। उसने एम्प्लॉई को जो घर दे दिया, इसके लिए तो वो जो चाहे वो रेंट रख सकता है क्योंकि वो ऑनर खुद है। उसने कहा कि मैं रेंट लूँगा जीरो रेंट है यहाँ पे, अच्छी बात है, ठीक। हाउस 2 जो है उसके लिए ऑनर जो है वो कोई बाहर थर्ड पर्सन है, एम्प्लॉयर वहाँ पे खुद रेंट पे रहता है। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं भाई रेंट पे कर रहा हूँ, मैं इस घर में किसी को भी रखूँ, तो उस घर में रहता है एम्प्लॉई। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस घर में एम्प्लॉई रहता है, क्या एम्प्लॉई ₹1 भी रेंट पे कर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। एम्प्लॉई ने जीरो रेंट पे किया है, ठीक। लेकिन वो घर रेंटल है तो उसके लिए रेंट कौन पे कर रहा है? तो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर अपने जेब से कुछ रेंट पे कर रहा है लेंडर को, थर्ड पार्टी को,
और एम्प्लॉय उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहा है। ये दो केस बनते हैं अकोमोडेशन के, जिस यहाँ पे भी एम्प्लॉई जो है वो बिल्कुल रेंट फ्री रह रहा है, एम्प्लॉई का 1 रुपया भी नहीं गया है, और यहाँ पे भी जो एम्प्लॉई है वो बिल्कुल फ्री में रह रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में रह रहा है। ये दोनों ही केस रेंट फ्री के हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घर एम्प्लॉयर का ही हो, दोनों ही केस में रेंट फ्री अकोमोडेशन बन जाती है आराम से। इतना वाला क्लियर हुआ। अब बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ही आसानी से चैप्टर खत्म हो जाएगा। आते हैं अपने नोट्स के ऊपर और बहुत ही ईजिली चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखो, ये रहा रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। अगर आपको मुझे नोट्स चाहिए तो मैं इसको डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन रहा, इसमें 2 चार्ट बन जाते हैं। पहले तो एक बनता है हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एक बनता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होती है, हमने बहुत जगह देखा, हमने देखा ग्रेचुइटी में, लीव इनकेसमेंट में, पेंशन में, हमने हर जगह देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो हमारा वो आदत बना हुआ है कि हर जगह हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप बात करोगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की, तो जब भी बात होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो टैक्सेबल होंगे, याद रखिएगा, टैक्सेबल होंगे। एक लाइसेंस फीस से एक फ़ीस तय की जाएगी, वो फीस उनसे ली जाएगी टैक्सेबल अमाउंट के तौर पर, बात याद रखिएगा एक बार, ठीक है। तो आरएफए का केस बनता है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा आपका बना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक आपका बना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल फिर भी है, लेकिन एक लाइसेंस फ़ी तय की जाएगी, उस लाइसेंस फ़ी को टैक्सेबल किया गया है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप डिपेंड करते हो पॉपुलेशन के ऊपर कि आपका जो घर है, जिस घर को आप ले रहे हो रेंट फ्री के तौर पर, वो घर कहाँ पे है। अगर वो घर पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 0 से लेकर 10 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन वहाँ डिपेंड करती है, तो बोला गया है 7.5% ऑफ सैलरी, इतनी अमाउंट जो है आपके सैलरी में दोबारा से ऐड कर दी जाएगी रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम का, ये टैक्सेबल होगा, याद रखिएगा, ठीक। अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, एरिया का जो पॉपुलेशन है, वो डिपेंड करता है 10 लाख से लेके अप टू 25 लाख, अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, तो याद रखिएगा जो आपकी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन होंगी 10% ऑफ सैलरी, तो वो आपकी हो जाएगी 10% ऑफ सैलरी, बिल्कुल सिंपल। अगर 25 से ऊपर की पॉपुलेशन के एरिया में अगर आप रह रहे हो रेंट फ्री अकोमोडेशन के तौर, तो इसके लिए बोला गया है 15% ऑफ सैलरी। क्या क्या हो गया, अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो बोला गया है 7.5%, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो बोला गया है 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में वेरी करती है तो बोला गया है 10% ऑफ सैलरी। और उसके बाद बोला गया कि 25 से ऊपर जाते ही आपकी जो टैक्सेबल स्लैब होगी आरएफए की, वो कर दी गई है 15% ऑफ सैलरी। क्लियर है। अगर घर के साथ आपको फर्नीचर साथ में मिल रहा है अलॉन्ग विद फर्नीचर, तो बोला गया है फर्नीचर के कॉस्ट का 10% आपका हिस्सा मान लिया जाएगा, जो आपके सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक है। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। क्लियर है। देखो याद रखिएगा, ये 12 मंथ के लिए है। अगर आपको जो फर्नीचर या आपको वो घर या आपको अकोमोडेशन कुछ समय के लिए मिल रहा है 6 मंथ 8 मंथ, तो आप इसको निकालोगे 8 मंथ के हिसाब से, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया आरएफए घर के लिए और ये हो गया फर्नीचर के लिए। देखो अब दूसरा केस, जब एम्प्लॉयर ने वो घर खुद ले रखा है रेंट पे, उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधा बोल दिया गया है, सीधा बिल्कुल फ्लैट बोल दिया गया है कि एम्प्लॉयर जितना रेंट पे कर रहा है वो रेंट पेड, और 15% ऑफ ए सैलरी विच एवर इज लोअर शुड बी टैक्सेबल इन द फॉर्म ऑफ आरएफए, ठीक है। तो 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा बोला गया है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया, और 15% ऑफ सैलरी, जो इनमें कम होगा वो आपके आरएफए का टैक्सेबल पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो एक केस इसमें और बनता है, वो बनता है होटल का। अब ये बात ध्यान सुनना, आप घर के लिए बोला गया है 7.5%, 10%, 15%, बिल्कुल सिंपल एकदम समझ में आ गया। 7.5 कहाँ पे है, जहाँ पे आपका एरिया जो है हाईली डेवलप नहीं है, कम लोग वहाँ रहते हैं। 10% कहाँ पे है, जहाँ आपका एरिया मिड रेंज में फॉल कर जाता है। 15% सैलरी कहाँ पे है, जहाँ पे आपका जो पॉपुलेशन है 25 से ऊपर चला गया, 25 लाख से, मतलब वो एरिया जो हाईली डेवलप है, इसे बोला गया 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल कर दी जाएगी। क्लियर है। अब आप ध्यान सुनना, जब हम बात करते हैं होटल की कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, आपको होटल दिया जा रहा है रहने के लिए, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को होटल दिया है रहने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा केस बन रहा है तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को मॉनेटरी बेनिफिट दी है, और एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को दिया गया सब कुछ क्या होता है, सैलरी का पार्ट होता है, क्या आता है आपसे सेक्शन 15, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब जो होटल जो होता है, होटल रिच होता है, रिच क्वालिटी, क्योंकि होटल में आपको सब कुछ अरेंज करके दिया जाता है, एक रिच क्वालिटी, एक प्रॉपर तरीके का आपको इन्वायरमेंट मिलता है होटल रूम के अंदर, ठीक। इसलिए बोला गया है कि रिच क्वालिटी है तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल स्लैब भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा रखा गया है। जब घर की बात हो रही है तो मैक्सिमम दिया गया है 15%, लेकिन ये घर है
जब होटल की बात होगी वहाँ आपको बेड सीट, फ्रीज सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, एसी टीवी सब मिलता है। बोला गया कि वुड रिच क्वालिटी है, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट भी आपका ज़्यादा ही होगा। और जो अमाउंट आपको बोला गया है 24% ऑफ सैलरी, तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो भी रेंट वहाँ पे कर रहा है वो रेंट पेड, और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अकोमोडेशन इन होटल। ठीक है, चाहे इसको आप परक्यूजिट बोलो क्योंकि बेनिफिट इन काइंड है इसलिए, चाहे आप बोलो कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अकोमोडेशन इन होटल। ठीक, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रेंट पेड। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि केस हो ट्रांसफ़र का, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तभी से बात की जा रही है, पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र। और दूसरी बात वही जा रही है कि 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर हम ये मानते हैं कि आपका ट्रांसफ़र का सारा जो प्रक्रिया होता है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला बोला गया ट्रांसफ़र का पर्पस, दूसरा बोला गया 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 15 डेज़ ओनली। ठीक, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, जो कम होगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट्स। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हर जगह बात आ गई है कि 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। सर ये सैलरी मतलब यहाँ पे है क्या? सैलरी मीन्स आपकी यहाँ पे है, सैलरी मीन्स ओनली एंड ओनली मॉनेटरी बेनिफिट। जो भी चीज़ आपको मॉनेटरी टर्म में दी जा रही है वो सब के सब आपके ऐड की जाएंगे, उसका निकाला जाएगा 10, 7.5, 15, 24%, वो माना जाएगा। मॉनेटरी बेनिफिट बोले तो जिसको आप पैसे में ले रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ टेलीफोन अलाउंस या मैं बोलूँ टेलीफोन फैसिलिटी, तो कौन सा अमाउंट आपके आरएफए के कैलकुलेशन में ऐड होगा निकालने के लिए, तो हम बोलेंगे टेलीफोन अलाउंस, क्योंकि अलाउंस आपको जो है कैश के फॉर्म में मिलती है, तो ये मॉनेटरी बेनिफिट है। लेकिन टेलीफोन फैसिलिटी आपको काइंड के फॉर्म में मिलती है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे अपनी सैलरी में आरएफए के पर्पज़ के लिए ओनली। जब आरएफए आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप फैसिलिटी को ऐड नहीं करोगे। तो मैंने कहा ओनली एंड ओनली मॉनेटरी बेनिफिट। सबसे आसान तरीका यही है जानने का कि आप कैसे समझोगे कि सैलरी मतलब क्या। सैलरी मीन्स ओनली एंड ओनली मॉनेटरी बेनिफिट। क्लियर है। ये आपका पूरा रेंट फ्री अकोमोडेशन है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है आप कमेंट करिएगा, मैं यहाँ पे कमेंट को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी नहीं हो पाया तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। ये आपकी प्रॉपर वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमको आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।